Hello everyone. So today we are going to start with the first chapter of economics, that is story of village Palampur. तो पालमपुर एक विलेज है, उसके स्टोरी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं. सी, the purpose of the story is to introduce some basic concepts related to production, and this we do through a story of a hypothetical village called पालमपुर. ठीक है, तो ये क्यों है आज स्टोरी हम पढ़ने वाले हैं कि जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स है रिलेटेड टू प्रोडक्शन, जो प्रोडक्शन वर्ड है उससे रिलेटेड जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स है वो आज हम ये चैप्टर के थ्रू पढ़ने वाले हैं. Farming is the main activity in Palampur, whereas several other activities such as small scale manufacturing, dairy transport, etc. are carried out on a limited scale. These production activities needs various types of resources: natural resources, man-made items, human efforts, money, etc. And as we read through the story of Palampur, we will learn how various resources combine to produce the desired goods and services in the village, right? ये जो पालमपुर विलेज है उसमें क्या है बच्चा, मेन फार्मिंग एक्टिविटी है. फार्मिंग करके लोग अपना डेली इनकम अर्न करते हैं. तो वो यहाँ पे वही बता रहे हैं. बट फार्मिंग को छोड़ के जैसे 3/4 पॉपुलेशन हो गया, वो क्या कर रहा है, फार्मिंग कर रहा है. एंड 1/4 पॉपुलेशन क्या कर रहा है, स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग करते हैं एंड ऐसे अपना डे टू डे वेजेस अर्न करते हैं, या डेयरी प्रोडक्ट्स हो गया या ट्रांसपोर्ट रिलेटेड काम करके बाकी 1/4 पार्ट जो है गाँव का वो अपना अर्निंग कर रहा है. अब ये प्रोडक्शन एक्टिविटीज बहुत सारे रिसोर्सेज को इंक्लूड करता है, राइट? प्रोडक्शन में कभी कभी नेचुरल रिसोर्सेज आपको चाहिए. नेचुरल रिसोर्सेज मतलब क्या हो गया, लैंड हो गया, वाटर हो गया. तो ये सारे नेचुरल रिसोर्सेज आपको चाहिए. मैन मेड आइटम्स चाहिए. अब मैं फार्मिंग का बोल रही हूँ तो मुझे मशीन्स चाहिए, टेक्नोलॉजीज चाहिए, फिर ह्यूमन एफर्ट्स चाहिए, लेबर भी चाहिए काम करने को बराबर मेरे फार्मिंग में, एंड सबसे ज्यादा मुझे कैपिटल मनी भी चाहिए ये सब चीज करने को. तो यही सारे फैक्टर्स रिसोर्सेस के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं. समझा है ओवरव्यू व्हाट आर वी गोइंग टू स्टडी इन टुडेज चैप्टर, बोथ ऑफ यू? क्लियर है? ओके. Palampur is well connected with neighboring villages and towns. Raiganj, a big village, is 3 kilometers from Palampur. An all-weather road connects the village to Raiganj and further on to the nearest small towns of Shahpur. तो क्या बताया है कि जो पालमपुर विलेज है उससे बाकी सारे विलेजेस कनेक्टेड है. जैसे 3 किलोमीटर पे कौन सा विलेज मिल जाता है आपको, रायगंज करके विलेज मिल जाता है. एंड उसी के बाजू में यू गेट अ स्मॉल टाउन विच इज शाहपुर. तो पालमपुर से रिलेट मतलब पालमपुर से कनेक्टेड यू हैव all villages and town as well. Many kinds of transport are visible on this road, starting from bullock carts, tongas, bogies, that is wooden cart draft by buffaloes loaded with jaggery, जो हम गुड़ बोलते हैं, and other commodities to motor vehicles like motorcycles, jeeps, tractor and trucks. तो यही विलेज के रोड पे आप बहुत सारी चीजें देख सकते हो, जैसे बुलक कार्ट हो गया या बोगीज हो गए, जो वुडन वाले कार्ट होते हैं बफेलोज के साथ, या वो ये सारे में क्या भरा होता है, जैगरी भरा होता है या अदर सारे कमोडिटीज भरे होते हैं. एंड यू कैन सी वेरियस व्हीकल्स आल्सो, जैसे जीप, ट्रैक्टर, ट्रक्स, ये सारे व्हीकल्स आपको पालमपुर के विलेज में मिलेंगे, विच शोज के यहाँ पे रोड्स अच्छे हैं एंड ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटीज अच्छी है. क्लियर है दोनों को? बोथ ऑफ यू? Is it clear? Can you write it in the chat box? Is it clear both of you? The concept समझ रहे हो कि क्या ट्रांसपोर्टेशन बताया है, कौन सा विलेज उससे नजदीक है, कौन सा टाउन नजदीक है. वी हैव, हम लोग ने देखा वी हैव
या ये वाले पार्ट में हम लोग ने देखा वी हैव रायगंज जो विलेज है वो डायरेक्टली कनेक्टेड है, फिर शाहपुर करके जो सिटी है वो कनेक्टेड है, एंड वी हैड सीन वेरियस व्हीकल्स व्हिच आर अवेलेबल व्हिच शोज के ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज भी अच्छी है। क्लियर है बच्चा ये पार्ट? बोलो, इज इट क्लियर? Okay. This village has about 450 families belonging to several different castes. Okay. This village has about 450 families belonging to several different castes. The 80 upper caste families own the majority of land in the village. Their houses, some of them quite large, are made of brick with cement plastering. अब ये गांव है जो पालमपुर के बारे में हम बात कर रहे हैं, इसमें कितने फैमिलीज है बच्चा? टोटल 450 फैमिलीज है। 450 में से 80 है जो अपर कास्ट को बिलोंग करते हैं, एंड उसके पास मेजॉरिटी ऑफ लैंड्स है विलेज का। फिर उनके हाउस कैसे बने? दे आर वेरी क्वाइट बिग and they are made up of cement plastering and bricks. The SCs, that is scheduled caste, the Dalits, they comprise 1/3 of the population. ठीक है, 1/4 मतलब 1/3 पार्ट है जो पूरा विलेज का, उसमें से 1/3 population किसका है? The Dalits, the SC, and they live in one corner of the village and in much smaller house, some of which are of mud and straw. And इनके घर कैसे? एकदम छोटे से है, एंड जैसे ये वाले लोग के थे अपर कास्ट के, एकदम स्टोन्स और ब्रिक से बने हुए, सीमेंट प्लास्टर इनके वैसे नहीं है। दे आर मेड अप ऑफ मड एंड स्ट्रॉ. Most of the houses have electric connections. Electricity power all the tube wells in the field and is used in various types of small business. इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई है ये गांव में, एंड इलेक्ट्रिसिटी मतलब सॉरी ट्यूबवेल्स भी है जिसके थ्रू वेरियस टाइप्स ऑफ स्मॉल बिजनेसेस हो रहे हैं। पालमपुर हैज 2 प्राइमरी स्कूल्स एंड 1 हाई स्कूल। ओके, देखो एक ही विलेज में अच्छे खासे 2 प्राइमरी स्कूल भी है, एंड यू हैव 1 हाई स्कूल ऑल्सो। देयर इज अ प्राइमरी हेल्थ सेंटर run by the government and 1 private dispensary where the sick are treated. Sorry, तो स्कूल है, प्री प्राइमरी, प्राइमरी, हाई स्कूल है, फिर हेल्थ सेंटर है, एंड एक प्राइवेट डिस्पेंसरी भी है। The story of Palampur, an imaginary village, will take us through the different types of production activities in the village. Okay, ये जब स्टोरी हम देखेंगे पालमपुर का, तो इससे हमें क्या पता चलेगा? जो प्रोडक्शन के डिफरेंट टाइप्स है, जो सारी एक्टिविटीज है, उनके बारे में पता चलेगा। In villages across India, farming is the main production activity. The other production activities referred to as non-farm activities includes small manufacturing, transport, shopkeeping, etc. जो हम लोग ने ऊपर देखा कि एक्टिविटी एक मेन ये है एग्रीकल्चर जो है एक मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी है, बट उसके अलावा भी देयर आर वेरियस एक्टिविटी, जैसे स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग का काम हो गया, या ट्रांसपोर्ट का काम हो गया, या शॉपकीपिंग का काम हो गया, इसके थ्रू भी लोग अपने वेजेस अर्न करते हैं। वी शैल टेक अ लुक एट बोथ दीस टाइप्स ऑफ एक्टिविटी आफ्टर लर्निंग अ जनरल थिंग अबाउट प्रोडक्शन। क्लियर है बच्चा यहाँ तक? एनीवन विद एनी डाउट सो फार? समझा है पालमपुर के बारे में? स्कूल है, इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटी है, डिस्पेंसरी है, एवरीथिंग इज देयर। इज इट क्लियर एवरीवन, बोथ ऑफ यू? यस। ओके। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन, अब हम लोग ने देखा प्रोडक्शन के बारे में बात करने वाले हैं। सो द मेन एम ऑफ प्रोडक्शन इज टू प्रोड्यूस द गुड्स एंड सर्विस दैट वी वांट, राइट? कि प्रोडक्शन का मेन एम ही क्या होता है? कि जो गुड्स एंड सर्विसेज हमें चाहिए हम उसे प्रोड्यूस करें। देयर आर 4 रिक्वायरमेंट्स फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ये आपका एक आंसर बन जाता है, ठीक है? दे विल आस्क यू क्वेश्चन, व्हाट आर द 4 रिक्वायरमेंट्स फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज? द फर्स्ट वन इज लैंड, राइट? अगर कुछ भी मुझे प्रोड्यूस करना है तो मैं किसके ऊपर प्रोड्यूस करूंगी? मुझे एक लैंड चाहिए जहां पे मैं सारी मेरी चीजें प्रोड्यूस कर सकूं। तो द फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज लैंड एंड अदर नेचुरल रिसोर्सेज। बट लैंड के साथ थोड़े नेचुरल रिसोर्सेज भी मुझे चाहिए, जैसे पानी हो गया, फॉरेस्ट हो
गया, मिनरल्स हो गए, तो ये सारे बेसिक रिक्वायरमेंट है। बट फर्स्ट रिक्वायरमेंट फॉर प्रोडक्शन समझा है क्या है? लैंड। अगर मुझे कुछ भी प्रोड्यूस करना है तो मेरे पास लैंड होना चाहिए। क्लियर है ये फर्स्ट पॉइंट? Clear है first point? Land is the very first requirement you need for production. Is it clear, both of you? Okay. The second one is labor, right? अभी land तो हो गया, but land पे काम करने के लिए मुझे laborers भी चाहिए। मैं अकेली तो काम कर लूंगी, बरोबर है, but उसके साथ अगर मुझे किसी की help चाहिए, so I need labor. That is people who will do the work. Some production activities require highly educated workers to perform the necessary tasks. Other activities require workers who can do manual work, right? तो बड़े बड़े फार्मिंग प्रोडक्शंस होते हैं या बड़े बड़े प्रोडक्शन इंडस्ट्रीज होते हैं जिन्हें लोग चाहिए कि वो नेसेसरी टास्क जो हमेशा काम करने, मतलब जो इम्पोर्टेंट टास्क है वो कर सके, एंड कभी कभी कोई ऐसे लोग चाहिए जो मैन्युअली काम कर सके. सो ईच वर्कर इज प्रोवाइडिंग द लेबर विच इज नेसेसरी फॉर प्रोडक्शन. तो ये दो पार्ट समझा. पहला है लैंड, फिर है लेबर. फिर द थर्ड रिक्वायरमेंट इज फिजिकल कैपेसिटी, क्या सॉरी कैपिटल. द थर्ड रिक्वायरमेंट इज फिजिकल कैपिटल. फिजिकल कैपिटल क्या होता है? इट इज वेराइटी ऑफ इनपुट्स रिक्वायर्ड एट एवरी स्टेज ड्यूरिंग प्रोडक्शन. What are the items that can come under physical capacity capital? Physical capital मतलब क्या? जो inputs मैं देती हूँ. मेरे पास land आ गया, चलो मेरे पास labor आ गया, बट मुझे inputs तो देने पड़ेंगे. जैसे मुझे वो labor को थोड़े tools देने पड़ेंगे, थोड़े machines देने पड़ेंगे, so that उसका काम easy हो जाए. So ये सब को हम बोलते हैं physical capital, जो input मैं डालती हूँ production के काम में. समझा है physical capital किसको बोलते हैं? Yes, ma'am. Okay. So physical capital is tools, machines, buildings. Tools and machines range from very simple tools such as farmer's plow, right? छोटा सा simple tool भी हो सकता है. एक farmer का plow दे दिया मैंने तो भी वो काम कर सकता है. या तो फिर sophisticated machines हो गए, जैसे generators हो गए, turbines हो गए, computers हो गए, etc. तो ये सारे ही चीजें input में आते हैं, and इसी को हम क्या बोलते हैं? Physical capital. Tools, machines, buildings can be used in production over many years and are called fixed capital. And यही चीज जो मैं सालों तक यूज कर सकूं, जो मुझे ऐसा एक दो साल में चेंज ना करना पड़े. अभी जैसे टूल है, तो टूल भी जैसे कोई भी टूल ले लो आप, अगर आप स्क्रू ड्राइवर ले लो या स्क्रू मशीन ले लो या कोई कोई मशीन्स होते हैं, इक्विपमेंट्स होते हैं, वो मुझे सालों सालों तक चेंज नहीं करना पड़ते. फिर बिल्डिंग्स हो गए, मशीन्स हो गए, तो जो चीजें मैं सालों तक यूज कर सकती हूँ मेरे प्रोडक्शन में, उसको मैं क्या बोलूंगी? फिक्स्ड कैपिटल बोलूंगी. समझ रहा है? जो टूल्स, मशीन्स, बिल्डिंग्स जो मैं सालों तक यूज कर सकती हूँ, उसको मैं क्या बोलूंगी? फिक्स्ड कैपिटल बोलूंगी. इज इट क्लियर व्हाट इज फिक्स्ड कैपिटल? ओके. Okay. Raw materials and money in hand. Production requires a variety of raw materials such as the yarn used by the weaver and the clay used by the potter. Also, some money is always required during production to make payments and buy other necessary items. Raw materials and money in hand are called working capital. तो फिक्स कैपिटल पर समझा, जो जैसे मशीन्स हो गए, बिल्डिंग्स हो गए, जो मुझे सालों तक चेंज नहीं करने पड़ते. बट वर्किंग कैपिटल किसे बोलते हैं? वर्किंग कैपिटल है जो टेम्पररी पर्पस के लिए है. जैसे ये मशीन्स लेते वक्त मुझे पैसा चाहिए, या मुझे क्ले खरीदना. अभी समझो मैं पॉटरी का काम कर रही हूँ, तो पॉटरी के लिए मेरे को सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? क्ले चाहिए. तो ये जो क्ले हो गया, क्ले को खरीदना. तो ये सारी चीजें क्या हो गए? दीज आर बेसिक रॉ मटेरियल्स विच आई नीड टू कंप्लीट माय टास्क. सो दीज रॉ मटेरियल्स एंड मनी जो मुझे चाहिए टेम्पररी पर्पस में, जो मेरे हाथ में ही होना चाहिए, कभी भी मुझे जिसका यूज हो सकता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? दे आर नोन एज वर्किंग कैपिटल. तो फिक्स कैपिटल क्या हो गया और वर्किंग कैपिटल क्या हो गया? क्लियर है दोनों को? ओके.
Okay. Unlike tools, machines and buildings, these are used up in production, right? यहाँ पे हम tools, machines को use करते थे production में, but जैसे पैसे हो गए या raw materials हो गया, या ये भी चाहिए मुझे production के लिए. There is a fourth requirement too. You will need knowledge and enterprise to be able to put together land, labor, and physical capital and produce an output either to use yourself or to sell it in the market. तो ये तीन चीज तो मैंने देखी. मुझे लैंड चाहिए, लैंड पे काम करने के लिए लेबर चाहिए, एंड मुझे फिजिकल कैपिटल चाहिए. बट इसके साथ साथ फोर्थ चीज क्या है, मुझे नॉलेज भी चाहिए, राइट? मुझे पता होना चाहिए वो चीज को कैसे प्रोड्यूस करना है. सो ही मैं खुद के लिए रख सकती हूँ या तो मैं सेल कर सकती हूँ मार्केट में. सो these days is called ह्यूमन कैपिटल. एंड इसी को हम क्या बोलते हैं, नॉलेज होना ही क्या बोलते हैं, ह्यूमन कैपिटल. वी शैल लर्न अबाउट मोर इन द नेक्स्ट चैप्टर. Every production is organized by combining land, labor, physical capital and human capital. ये क्या, ये चार चीजें हो गए जो आपको चाहिए. लैंड हो गया, लेबर हो गया, फिजिकल कैपिटल हो गया एंड ह्यूमन कैपिटल हो गया. तो इसी को हम क्या बोलते हैं, दीज आर नोन एज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. जो मैंने यहाँ पे बोला आपका आंसर बन जाएगा कि कौन कौन से चीजें हैं जो आपको फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में चाहिए. सो दीज आर द फोर थिंग्स: लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल. As we read through the story of Palampur, we will learn more about the first three factors of production. For convenience, we would refer the physical capital as the capital in this chapter. First, land is fixed. Farming is the main production activity in Palampur. 75% of people who are working are dependent on farming for their livelihood. They could be farmers or farm laborers. The well-being of these people is closely related to the production on the farms. के जो 75% population है, मतलब ही क्या, जो पालमपुर का 3/4 population है वो किसको belong करता है, फार्मिंग को एज अ मेन एक्टिविटी बिलोंग करता है, उनके ऊपर डिपेंडेंट है. अगर फार्मिंग है तो ही इनका लाइवलीहुड, जो उनका दिन का खर्चा है, डे टू डे वेजेस है, वो कंप्लीट कर सकते हैं. So well-being of these people is closely related to the production of the farms. तो इनका well-being कब हो सकता है, वो अपने day to day things कैसे निकाल सकते हैं, अगर production अच्छे से हो रहा है तो. But remember that there is a basic constant in raising farm production. Land area under cultivation is practically fixed. Since 1960 in Palampur, there has been no expansion in land area under cultivation. By then, some of the wastelands in the village has been converted to cultivable land, right? आपको day to day काम के लिए, लाइवलीहुड के लिए आप वही लैंड पे डिपेंड कर रहे हो. बट जैसे पालमपुर है तो जितना विलेज है उतना ही रहेगा, राइट? आप अगर फार्मिंग को बिलोंग करते हैं, फार्मिंग पे डिपेंडेंट है, तो आपका लैंड बढ़ा नहीं सकते, आपको वही लैंड में काम करना है. तो जो गांव के वेस्ट लैंड थे ना, जो लैंड एकदम वेस्ट पड़ा था, जो कुछ काम नहीं आ रहा था, इन्होंने उसको भी किसके लिए यूज कर लिया, टू कल्टिवेट लैंड. Okay, they made this land, the waste land, into a land which is, further beneficial for production. There exists no further scope to increase farm production by bringing new land under cultivation, right? नया land आप नहीं ला सकते हो. जो गांव के अंदर जितना limited land है उसी में आपको आपका production करना है. So what they did, they converted their waste land into cultivable land. Clear है इतना? Yes, ma'am. अब सेम लैंड है, एक ही लैंड है, जितना लैंड अवेलेबल है उसी में आपको इतना प्रोड्यूस करना है कि आप आपका डे टू डे लाइफ का लाइवलीहुड निकाल सकते हो. तो इज देयर अ वे वन कैन ग्रो मोर फ्रॉम द सेम लैंड? अभी एक ही लैंड से ज्यादा कैसे उगाए, तो वो हम देखते हैं. इन द काइंड्स ऑफ क्रॉप्स grown and facilities available, Palampur would resemble a village of the western part of the state of UP. Okay, all land is cultivated in Palampur. नो लैंड इज लेफ्ट आइडल. ओके, कि सारे ही लैंड को ये लोग यूज कर सकते हैं, कोई भी लैंड ऐसा नहीं है जो खाली रह जाता है. ड्यूरिंग द रेनी सीजन, खरीफ, दैट इज फार्मर्स, खरीफ क्रॉप्स जो हम बोलते हैं, नॉट फार्मर्स, रेनी सीजन खरीफ, फार्मर्स ग्रो जवार एंड बाजरा. These plants are used as cattle feed.
It is followed by cultivation of potatoes between October and December. तो एक ही लैंड पे कैसे ज्यादा से ज्यादा चीजें ग्रो करते हैं वो बताया है कि जो जब रेनी सीजन होता है तब क्या यूज ग्रो करते हैं, वहां पे जवार और बाजरा ग्रो करते हैं बिकॉज इनको ज्यादा पानी चाहिए रहता है, तो ये अच्छे से उग जाता है रेनी सीजन में। फिर अक्टूबर दिसंबर के वक्त जब बारिश कम हो जाती है तो यही सेम लैंड पे वो लोग क्या करते हैं, कल्टीवेशन ऑफ पटाटो करते हैं, पटाटो उगाते हैं। एंड इन द विंटर सीजन जब विंटर आता है तब रबी क्रॉप्स उगाते हैं, जैसे फील्ड्स आर सोन विद व्हीट, व्हीट उगाते हैं उस टाइम पे। फ्रॉम द व्हीट प्रोड्यूस फार्मर्स कीप इनफ व्हीट फॉर द फैमिली कंजप्शन एंड सेल द सरप्लस व्हीट एट द मार्केट एट रायगंज। तो बहुत सारा व्हीट का प्रोडक्शन होता है, उसमें से खुद थोड़ा अपने लिए ले रखते एंड बाकी का क्या करते हैं, जो मार्केट है रायगंज जो उनके वहां पे नियरेस्ट विलेज है उधर जाके सेल कर देते हैं। समझ रहा है कैसे एक ही लैंड को पूरे साल यूज करते हैं? A part of the land area is also devoted to sugarcane, which is harvested once every year. And यही लैंड पे sugarcane भी एक साल में एक बार तो ये लोग उगाते ही है। Sugarcane in its raw form or as jaggery is sold to traders in शाहपुर, और उनके वहां पे जो नियरेस्ट सिटी है शाहपुर, वहां पे जाके जैगरी या शुगरकेन आप जो भी बोलो उसको सेल करते हैं। The main reason why farmers are able to grow three different crops in a year is Palampur is due to well डेवलप सिस्टम ऑफ इरिगेशन। तो ऐसा होता नहीं है बाकी के विलेजेस में एक ही लैंड पे आप 3 डिफरेंट टाइप के क्रॉप्स उगा सको सीजन वाइज, बट पालमपुर में ये क्यों पॉसिबल है बच्चा? ये वेल डेवलप्ड सिस्टम ऑफ इरिगेशन है। ये लैंड, यहाँ के जो लैंड है, यहाँ का जो इरिगेशन फैसिलिटी है वो एकदम वेल डेवलप्ड है एंड इसीलिए फार्मर्स 3 चीजें एक ही साल में उगा सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी केम अर्ली टू पालमपुर। जैसे अभी आपके गांव में भी आप देखो तो इलेक्ट्रिसिटी का इशू होता रहेगा, बट पालमपुर में क्या है, गांव है बट इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे पहले से ही आ गया था। इट्स मेजर इम्पैक्ट वाज टू ट्रांसफॉर्म द सिस्टम ऑफ इरिगेशन। Persian wells were till then used by farmers to draw water from the wells and irrigate small fields. तो जो बड़े बड़े टेक्नोलॉजी आ गए जैसे पर्शियन व्हील्स है वो भी यूज किया जाता था फार्मर्स के पास के वेल्स में से पानी निकालने के लिए या फील्ड्स में थोड़ा इरिगेशन पर्पस के लिए। तो टेक्नोलॉजी है, इलेक्ट्रिसिटी है, वो पहले से ये विलेज को दी, मतलब विलेज में थी एंड इसीलिए ये विलेज जो है आगे है टेक्नोलॉजी वाइज। People saw that the electric run tube wells could irrigate much larger areas of land more effectively. The first few tube wells were installed by government. फिर उन्होंने देखा ट्यूब वेल्स थे तो larger area of land वो लोग यूज कर पा रहे थे and that is why they decided कि चलो ट्यूब वेल्स हम इंस्टॉल करते। तो पहले गवर्नमेंट ने इंस्टॉल किया था, फिर लेटर ऑन फार्मर्स ने खुद से ही स्टार्ट किया अपना प्राइवेट ट्यूब वेल इंस्टॉल करना। And as a result 1970 के मिड में the entire cultivated area of 200 hectare was irrigated. क्यों? ट्यूब वेल्स के वजह से। तो यहाँ पे इफ यू सी आपको समझेगा कि कैसे फैसिलिटी वाइज या टेक्नोलॉजी वाइज पालमपुर विलेज आगे था। तो समझा वीट कैसे ये लोग यूज करते थे। वीट जब इसमें विंटर के टाइम पे करते थे, फिर बाजरा, शुगरकेन और पटाटो ये सारी चीज वो लोग एक ही साल में एक ही लैंड पे ग्रो करते थे। क्लियर है बच्चा लोग यहाँ तक? यस मैम। या तो इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं मल्टीपल क्रॉपिंग। एक ही लैंड में जब आप एक क्रॉप से ज्यादा चीज उगाते हो उसे हम बोलते हैं मल्टीपल क्रॉपिंग। यहाँ पे आपका आंसर बन जाता है टू ग्रो मोर देन वन क्रॉप ऑन अ पीस ऑफ लैंड ड्यूरिंग द ईयर। एक ही साल में एक ही लैंड पे आप एक क्रॉप से ज्यादा जब क्रॉप उगाते हो उसे हम बोलते हैं मल्टीपल क्रॉपिंग। It is the most common way of increasing production on a given piece of land, right? कि इससे आपका क्या होता है, प्रोडक्शन फटाक से बढ़ जाता है बिकॉज आप व्हीट का भी प्रोडक्शन करते हो, बाजरा का भी करते हो, शुगर केन का भी करते हो, पटाटो का भी करते हो, तो आपका प्रोडक्शन है जो वो बढ़ जाता है। All farmers in Palampur grow at least 2 main crops. Many are growing potato as the third crop in the past 15 to 20 years. ये हर farmer जो है वो at least 3, यहाँ पे तो 4 फोटो बताया, but at least 2 main crops तो उगाता ही है and third वो लोग potato को prefer करते हैं। Clear है यहाँ तक?
Yes, ma'am. Okay. You have seen that one way of increasing production from the same land is multiple cropping. हम लोग ने अभी देखा कि अगर प्रोडक्शन बढ़ाना है तो आप मल्टीपल क्रॉपिंग कर सकते हो तो आपका प्रोडक्शन बढ़ेगा. The other ways is to use modern farming methods फॉर हायर यील्ड, राइट. अगर अदर वे क्या हो सकता है, एक ही लैंड पे आप मल्टीपल क्रॉपिंग कर रहे हो, ठीक है, आपका प्रोडक्शन बढ़ेगा. बट अदर वे क्या हो सकता है, अगर आप मॉडर्न फार्मिंग मेथड यूज करो, राइट. अगर मैं एक मेरा लैंड है जहाँ पे एक फार्मर जो है वो बेचारा खुद से लेबर वर्क करके प्रोडक्शन कर रहा है, और एक लैंड है मेरा जहाँ पे मैं मशीन यूज कर रही हूँ, ट्रैक्टर यूज कर रही हूँ, सारे डेवलप्ड मशीन यूज कर रही हूँ, तो कौन सा टाइम फटाक से हो जाएगा? ऑब्वियसली द सेकेंड वन, राइट, बिकॉज उसमें क्या है, टेक्नोलॉजी ज्यादा है. तो यहाँ पे वही बताया कि अगर मुझे मेरा प्रोडक्शन इंक्रीज करना है तो मैं मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स भी यूज कर सकती हूँ. Yield is measured as crop produced on a given piece of land during a single season. तो यहाँ पे आपको yield का मतलब बताया है बच्चा. yield हम किसे बोलते हैं? जो क्रॉप प्रोड्यूस्ड होता है एक पीस ऑफ लैंड में एक सीजन. तो एक सीजन में एक पीस ऑफ लैंड में कितना क्रॉप उगा उसे हम बोलते हैं yield. इज इट क्लियर बच्चा? Yes. Okay. Till the mid 1960s, the seeds used in cultivation were traditional ones with relatively low yields. ओके 1960 तक हमारे कैसे आते थे, एकदम लो यील्ड्स वाले आते थे जो ट्रेडिशनली हम यूज करते थे. ट्रेडिशनल सीड्स नीड्स लेस इरिगेशन. फार्मर्स यूज काउ डंग एंड अदर नेचुरल मैन्योर एज फर्टिलाइजर्स. के जो पहले के हमारे ट्रेडिशनल सीड्स थे ना, वो एकदम इजी थे. भले ही उससे क्या होता था, कभी कभी लो यील्ड्स आते थे, थोड़े कम यील्ड्स आते थे, बट वो फार्मर के लिए फायदेमंद था. क्यों? बिकॉज उसमें एक तो लेस इरिगेशन चाहिए, आपको ज्यादा मेहनत नहीं है. प्लस फर्टिलाइजर्स के लिए आपको ऐसे बाहर से महंगा महंगा फर्टिलाइजर्स खरीदना नहीं पड़ता है. आप भले ही अगर आपने काउ डंग यूज कर दिया या कोई भी नेचुरल मैन्योर यूज कर दिया तो वो एज अ फर्टिलाइजर काम करता था. तो ये जो ट्रेडिशनल सीड्स वाला मेथड था ना, वो फार्मर्स के लिए बहुत अच्छा था. All these were readily available with the farmer who did not have to buy them, right? उनको फर्टिलाइजर्स काउ डंग तो है, चलो रेडिली अवेलेबल है, काउ उनके पास रहता ही है, तो काउ डंग आराम से मिल जाता था. नेचुरल मैन्योर भी उनको आराम से मिल जाता था. तो ये सारी चीजें ना फार्मर्स के लिए बहुत इजी थी. ये जो ट्रेडिशनल मेथड था, इट वाज वेरी इजी फॉर फार्मर, इट वाज वेरी कन्वीनियंट फॉर देम. एंड मेन तो क्या था कि उन्हें बाहर से कोई भी चीजें खरीदना नहीं पड़ता था. बट आफ्टर ग्रीन रिवॉल्यूशन बच्चा चीजें बदली. क्यों? बिकॉज ग्रीन रिवॉल्यूशन में क्या ये हुआ, इंट्रोड्यूस्ड हुआ HYVS. ओके, HYVS इंट्रोड्यूस हुआ. HYVS क्या है बच्चा? हाई यील्डिंग वेराइटीज. ओके, दैट इज नोन एज HYVS. ये इंट्रोड्यूस हुआ फार्मर को. अब ये ट्रेडिशनल मेथड से कैसे अलग है? तो ट्रेडिशनल मेथड में हम लोग ने देखा लेस इरिगेशन होता था, बट इट वाज कन्वीनियंट फॉर फार्मर. वो काउ डंग या मैन्योर एज अ फर्टिलाइजर्स यूज कर सकते थे. बट HYV में क्या हो गया, यहाँ पे सीड्स प्रॉमिस टू प्रोड्यूस मच ग्रेटर अमाउंट ऑफ ग्रेन ऑन अ सिंगल प्लांट. ठीक है, बट इसमें क्या है कि यहाँ के सीड्स कैसे है, एक ही लैंड पे ज्यादा प्रोडक्शन देते हैं. ठीक है, बट इसमें क्या प्रॉब्लम्स थी? सी, as a result the small piece of land would now produce far large quantities of food grains that was possible earlier. जैसे हम लोग ने यहाँ पे देखा, ट्रेडिशनल मेथड में क्या था, लेस इरिगेशन था, आपको कम चीजें मिलती थी, बट फार्मर को कन्वीनियंट में था. बट HYV के बाद में क्या हुआ कि एक ही लैंड पे प्रोडक्शन क्या हुआ, ज्यादा हुआ. जितना एक्सपेक्टेड नहीं है उससे भी ज्यादा होता है. हावेवर, बट इसके साथ बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी है. जैसे HYV में कैसे है, यू नीड प्लेंटी ऑफ वाटर. ओके, पहले तो प्लेंटी ऑफ वाटर चाहिए एंड केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स टू प्रोड्यूस बेस्ट रिजल्ट. अब केमिकल फर्टिलाइजर्स चाहिए. पहले हम लोग ने देखा फर्टिलाइजर के रूप में ट्रेडिशनल वे में फार्मर काउडंग भी यूज कर लेता था, मैन्योर भी यूज कर लेता था और चल जाता था. बट यहाँ पे HYV में उनको बाहर से केमिकल पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स खरीदने पड़ते हैं. सो ये एक HYV वाला प्रॉब्लम होने को लगा फार्मर को. Higher yield were possible only for combination of HYV seeds, irrigation, chemical fertilizers, pesticides, etc. तो समझा कैसे ट्रेडिशनल वाला बेटर था और HYV वाले से क्या प्रॉब्लम होने लगा फार्मर को? इज दिस पार्ट क्लियर बच्चा?
Okay. Farmers of Punjab, Haryana and Western UP were the first to try out the modern farming method in India. Okay, ये लोग first थे जिन्होंने ये modern farming method use किया. कौन? जो पंजाब के farmers थे, जो हरियाणा के farmers थे, जो Western UP के farmers थे, ये लोग सारे first थे. The farmers in this region set up tube wells for irrigation and made use of HYV seeds, chemical fertilizers and pesticides in farming. तो इन्होंने क्या नया किया? HYV seeds नए use किए, tube wells introduce किया, केमिकल फार्मिंग्स किया, सॉरी केमिकल फर्टिलाइजर्स लाया और ये सारी नई चीजें ट्राई की. सम ऑफ देम बॉट फार्म मशीनरी लाइक ट्रैक्टर्स, थ्रेशर्स व्हिच मेड प्लोइंग एंड हार्वेस्टिंग फास्टर इजी. दे वर रिवॉर्डेड विद हाई यील्ड्स ऑफ व्हीट. फिर कोई कोई ने नए नए मशीन्स लाए, मॉडर्न मशीन्स लाए, जिसके थ्रू उनका व्हीट का प्रोडक्शन भी ज्यादा हुआ. In Palampur, the yields of wheat grown from the traditional variety was 1300 kg. The traditional way में use करते थे ना, उससे कितना kg per hectare grow होता था wheat? 1300 kg grow होता था. And जो HYV seeds से साथ grow किया, वो किससे कितना grow होता था? 3200 kg per hectare. तो traditional से compare किया जाए तो ज्यादा ही है, but इससे क्या होता था? Farmers को जरा problem होता था. क्यों? जो हम लोग ने ऊपर देखा वो एक नॉर्मल केमिकल फर्टिलाइजर है, तो वो एक उनको अलग पड़ जाता था. पहले ट्रेडिशनल में वो लोग काउ डंग यूज कर लेते थे, HYV में ज्यादा वाटर चाहिए, वो सब चीजों के वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम होता था फार्मर को. बट सिंस प्रोडक्शन ज्यादा दे रहा है HYV वाला, तो एक बार वो लोग चला लेते थे. There was a large increase in the production of wheat. Farmers now had greater amount of surplus wheat to sell in the market. And since ये HYV seeds के वजह से प्रोडक्शन जो था वो ज्यादा था, फार्मर्स क्या करते थे? सरप्लस अमाउंट में मार्केट में वो व्हीट सेल करते थे. क्लियर है? व्हाट डू यू मीन बाय HYV सीड्स एंड ट्रेडिशनल मेथड्स? कौन से देखे हम लोग ने? क्लियर है बच्चा? इज इट क्लियर बोथ ऑफ यू? ओके. Will the land sustain? अभी एक ही लैंड पे इतना सारा प्रोडक्शन हो रहा है, HYV सीड्स यूज हो रहे हैं, तो क्या वो लैंड सस्टेन कर पाएगा आगे? क्या वो लैंड अच्छे से रह पाएगा? Land being a natural resource, it is necessary to be careful in its use, right? हमारा natural resources land है, तो उसको हमें carefully use करना पड़ेगा. Scientific reports indicate that modern farming methods have overused the natural resource base. क्या बता रहे हैं साइंटिफिक रिपोर्ट्स के? जो मॉडर्न फार्मिंग है, जो केमिकल फर्टिलाइजर्स हम यूज कर रहे हैं, इसके वजह से क्या हो रहा है? हमारा जो लैंड है वो बिगड़ रहा है. भले ही ट्रेडिशनल में प्रोडक्शन कम होता था, बट एटलीस्ट लैंड जो था वो आपका अच्छे से रहता था. बट केमिकल फर्टिलाइजर्स के वजह से, HYV सीड्स के वजह से प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है, बट लैंड को क्या कर रहा है? डिग्रेड कर रहा है, बिगाड़ रहा है. In many areas, green revolution is associated with the loss of soil fertility due to increased use of chemical fertilizer. वही हो रहा है. क्या हो रहा है? Loss of soil fertility के जो land था, उसका जो soil था वो fertile था, but ये chemical fertilizers के वजह से उसका land भी क्या हो रहा है? एकदम degrade हो रहा है. Also, continuous use of groundwater for tube well irrigation has led to the depletion of water table, right? फिर हम लोग ने देखा नए मेथड में क्या यूज किया? ट्यूबवेल यूज किया. तो ट्यूबवेल से भी क्या हो रहा था? ग्राउंड वाटर में से यूज होता है ना ट्यूबवेल इरिगेशन, तो इसमें से क्या हो रहा है? जो वाटर टेबल है उसमें भी डिप्लीशन हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है. Environmental resources like soil fertility and groundwater are built up for years. Once destroyed, it is very difficult to restore them. And अगर ये हमारा land का फर्टिलिटी कम हो गया या वाटर लेवल जो है, वाटर टेबल जो है वो एक बार डिस्टर्ब हो गया, फिर उसको वापस से नॉर्मल लाना वुड बी वेरी डिफिकल्ट. वी मस्ट टेक केयर ऑफ द एनवायरमेंट टू एंश्योर फर्दर डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर. एंड अगर हमें एग्रीकल्चर में ही आगे फर्दर डेवलपमेंट करना है, तो हमें ये सारी चीजों का बहुत अच्छे से ध्यान देना पड़ेगा. क्लियर है बच्चा? क्लियर है? Yes, ma'am. ओके. यहाँ पे देखो, यहाँ पे यू कैन सी डिस्ट्रीब्यूटेड ऑफ कल्टिवेटेड लैंड. ऐसे फार्म्स होते हैं एंड ऐसे हर एक को डिस्ट्रीब्यूट किया होता है. सी, किसी की इतनी बड़ी है एरिया, किसी की उसी एरिया में छोटे छोटे लैंड है, किसी का ऐसा लैंड है. सो दैट इज हाउ इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड.
How is land distributed between the farmers of Palampur? You must have realized how important land is for farming, right? अगर farming करना है तो सवाल ही नहीं है, land तो चाहिए, land होगा तो ही farming होगा. But unfortunately, not all the people engaged in agriculture have sufficient land for cultivation, right? अगर मैं बोलती हूँ मैं agriculture में involved हूँ तो जरूरी नहीं है कि मेरे पास land होगा ही. शायद मैं as a labor भी involved हूँ and मैं किसी के लिए काम कर रही हूँ, right? So it is not necessary that everyone who says that they are engaged in agriculture, it means that they have land for the same. In Palampur, about 1/3 of the 450 families are landless. जो हम लोग ने ऊपर देखा 450 families है, उसमें से 1/3 population ऐसा है जिनके पास land है ही नहीं. मतलब क्या 1/3 मतलब कितना? 450 में से 150 families ऐसी है जो दलित है और उनके पास land ही नहीं है cultivation करने के लिए. Of the remaining families, 150 में से 450 मतलब जो 300 families बचे who own land, 240 families cultivate small plots of land less than 2 hectare in size. Okay, उसमें से 240 families ऐसी है जिनकी land एकदम छोटी छोटी है, जो 2 hectare से भी कम है. अगर ऐसे देखो तो ये देखो छोटी छोटी families है, सॉरी छोटी छोटी lands है जो 2 hectare से भी कम है. Cultivation of such plots doesn't bring adequate income to the farmer family. ठीक है. एंड अभी सोचो ना, ये वाला लैंड है समझो, ये वाला, इससे जो प्रोडक्शन आएगा, इससे जो पैसा आएगा एंड ये वाले से जो इनकम आएगा, ऑब्वियसली ये वाला ज्यादा होगा, राइट? तो इससे एक बार मैं चलो मैं मेरे फैमिली के नीड्स भी पूरे कर सकूं, बट इससे जो प्रोडक्शन आएगा उससे कंपैरेटिवली इतने नहीं आगे जिससे आई कैन फुलफिल द डिमांड्स और माय फैमिली और you know I can fulfill the demands of my family. एक मेरा डे टू डे लाइफ जो लाइवलीहुड निकालते हैं वो मैं नहीं निकाल पाऊंगी. समझ रहे हो बच्चा लोग डिफरेंस? Are you guys getting it? Okay. You can see the large number of small plots scattered around the village in the picture. These are cultivated by the small farmers, right? कि ये जो छोटे छोटे आप पिक्चर्स दे सकते हो वो क्या है? स्मॉल फार्म्स है जो फार्मर्स कल्टिवेट करते हैं. On the other hand, more than half the area of the village is covered by plots that are quite large in size. In Palampur, there are 60 families of medium and large farmers who cultivate more than 2 hectares of land. Okay, and 60 families ऐसी है जिनके पास ऐसे बड़े बड़े land है जो 2 hectares से ज्यादा production करते हैं. A few of the large farmers have large extending over 10 hectares or more. और कोई कोई farmers तो ऐसे है जो 2 hectares से ज्यादा, 10 hectares से भी ज्यादा farming cultivation करते हैं. Clear है बच्चा यहाँ तक? Is it clear? Okay, the session will get over in 1 minute, so kindly rejoin again with the same link.